बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मैट्रिक क्लास में जो 9th क्लास का जो हमारे पास प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1.3, और इसकी जो स्टेटमेंट है या प्रैक्टिकल का जो नेम है, मेजर द थिकनेस ऑफ ए मेटल स्ट्रिप और ए वायर बाय यूजिंग ए स्क्रू गेज। पहले जो दो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने एरिया एंड वॉल्यूम को फाइंड आउट किया किसी भी सॉलिड सिलेंडर का। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे हम यूज़ कर रहे हैं, स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब स्क्रू गेज में और वर्नियर कैलिपर में एक छोटा सा डिफरेंस, जब आपने 9th क्लास में जब आपने डेफिनेशन वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज की रीड आउट की थी, तो वहाँ पे आपने एक जगह पे पढ़ा होगा कि भी वर्नियर कैलिपर की मदद से आप 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की पैमाइश कर सकते हैं, और स्क्रू गेज के अंदर आपने पढ़ा होगा कि भी आप 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट तक की आप उसकी जो है आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि भी ज़्यादा जो एक्यूरेटली या ज़्यादा डेप्थ में जाके जो पैमाइश करता है वो आपके पास है स्क्रू गेज है। दूसरी तरफ मैं एक और बात भी कहता हूँ कि भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बहुत ही बारीक चीज़ है, लाइक जैसे तार होती है, बिजली की तार होती है, अगर आप बिजली की वायर को ओपन करें, उस पर इंसुलेशन लगी होती है, उस इंसुलेशन को कट करें तो उसमें बारीक बारीक 7 तारें, 3 तारें या ज़्यादा या बारीक तारें या मोटी तारें मौजूद होती हैं। तो जब आप उसको वर्नियर कैलिपर के अंदर रखेंगे तो मे भी शायद उसकी वैल्यू बिल्कुल ही बहुत ही लेस हो, बहुत ही कम, वहाँ पे मे भी शायद वो उसके अंदर ना आए। लेकिन स्क्रू गेज जो है इसके अंदर आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे वो मेजर आउट हो जाएगी, यानी कि जो बहुत ही जो बारीक हैं, जो मतलब है, उनको आप उनकी अगर आपने डायमीटर या उनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उनकी थिकनेस, उनकी मोटाई आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फिर हम स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं। तो ये स्क्रू गेज आपके सामने भी है। तो ये स्क्रू गेज के अंदर ये कुछ हिस्से हैं। तो स्क्रू गेज के सबसे पहले अगर एक्सपेरिमेंट में हमसे एग्जामिनर साहब पूछते हैं कि भाई ये जो स्क्रू गेज है इन तमाम हिस्सों के नाम क्या हैं, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखें, ये वाला जो सबसे पहला है इसे हम कहते हैं रिचट। ये वाला रिचट है। आपने जब इसको मूव करना है तो आपने यहां से मूव नहीं करना, आपने यहां से मूव करना है। अगर आप यहां से मूव करेंगे ना, तो जैसे एक स्क्रू टाइट होता है तो आप उस स्क्रू को जिस तरह मर्जी टाइट कर लें। एक बच्चा अगर उसको टाइट करेगा स्क्रू को तो उसमें मतलब अभी इतनी ज़्यादा वो इतना टाइटली नहीं टाइट करेगा। एक बड़ा पर्सन जो है वो अगर उसको टाइट करेगा तो मे भी उसको टाइट करते करते थोड़ा सा एक्सेस में ले जाएगा, एक्सीड में ले जाएगा। तो आपने इसको करना है। अब देख, जब हम इसको करेंगे ना, तो हम देखें, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, तो आप जब इसको करेंगे तो मेरे पास, जब इसको देखेंगे मेरे पास टक हो गया। जब टक टक की आपको आवाज़ आ गई, इसका मतलब है इसने जो नॉर्मल तौर पे इसने क्लोज होना था वो क्लोज हो गया। अब मैं इसको दबाना चाहूँ, मैं एक बड़ा रैंच ले लूँ, बड़ा प्लास ले लूँ, उससे तो इसको मैं मे भी शायद इसको एक पूरा चक्कर भी दे दूँ, लेकिन आपने वो काम नहीं करना। उससे वो फिर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब होने का डर है। आपने कहाँ से यूज़ करना है, ये रिचट को पकड़ना है और रिचट की मदद से आपने इसको आगे और पीछे मूव करना है। इसे कहते हैं थिम्बल। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो नेक्स्ट है, ये थिम्बल है। ये वाला जो हिस्से को हम क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। आपने रिचट को मूव करना है। जैसे हम स्क्रू को टाइट एंड लूज करते हैं, आगे की तरफ टाइट करते हैं और पीछे की तरफ लूज करते हैं, वैसे ही आपने इसको बैक साइड पे आप लेके आना है। अब यहाँ पे आपको जिस तरह यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग्स नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेन स्केल नजर आ रही होगी। ये मिलीमीटर्स के अंदर लगे हुए हैं। ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5 मिलीमीटर और आगे 10 मिलीमीटर। तो यानी कि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पे एज ए मिलीमीटर में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने सेंटीमीटर से भी छोटी चीज़ें जो मिलीमीटर से भी छोटी हैं हमने उनको फाइंड करना है। 1 मिलीमीटर, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास ये जो लाइन है, अगर ये 1 मिलीमीटर की जितनी मोटी है, अगर फॉर एग्जांपल, तो आपने इसके 100 छोटे छोटे बारीक हिस्से कर दें इसी तरह, मतलब इसकी लेंथ के अंदर ही आप इसको 100 हिस्से कर दें, तो इतनों तक की हम इतनी डेप्थ में हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक दरमियान में एक लाइन नजर आ रही होगी, बिल्कुल इस तरह, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे नजर आ रही है मेन स्केल के ऊपर, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेटम लाइन कहते हैं। जब हमने इसको मूव करना है तो इस थिम्बल के ऊपर यहाँ पे आपको 100 नंबर्स नजर आ रहे होंगे। देखें, ये जीरो से लेकर आप इसको करते जाएंगे तो ये यहाँ पे आपके 100 सर्कुलर आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर वो नंबर्स आ जाएंगे। तो आपको इसको क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से की आपकी ये पैमाइश करता है, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो ये देखना है कि ये 0 इस डेटम लाइन के बिल्कुल सामने, जैसे हमने वर्नियर स्केल के अंदर देखा था कि हमने मेन स्केल और वर्नियर स्केल को जब क्लोज किया जाज को,
तो दोनों 0 0 आपस में बराबर थे, तो हमने देखा था कि उसमें किसी किस्म का एरर नहीं है। तो सेम इसके अंदर भी जो 0 है इस डेटम लाइन के बिल्कुल सामने अगर होगा, इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो क्लोज करने के बाद जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आती है, तो ये मेरे पास, तो ये वाली जो 0 है ये बिल्कुल उस डेटम लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है। तो इसका मतलब है इसके अंदर किसी किस्म का एरर नहीं है। और अगर एरर होता या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसमें क्या होता है कि ये देखें, ये जो 0 है ना, ये डेटम लाइन तक पहुंच ही नहीं पाया, तो इस वक्त जो एरर है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एरर कहते हैं। और अगर ये 0 डेटम लाइन से आगे चला गया है, थोड़ा सा 5 10 या पॉइंट कुछ आगे चला गया है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास नेगेटिव एरर है। तो अगर पीछे रह जाता है तो पॉजिटिव एरर है, अगर आगे चला जाता है 0 उस डेटम लाइन से, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एरर कहते हैं। तो उसका तरीकेकार भी वही है जैसे हमने वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर पॉजिटिव और नेगेटिव को फाइंड आउट किया था। फिर अगर पॉजिटिव एरर था तो फाइनल वैल्यू में से माइनस किया था, और अगर नेगेटिव एरर था उसको तो मेन वैल्यू में से, उसको फाइनल वैल्यू में से प्लस किया था। उसके बाद ये है, ये लॉक है मेरे पास। जब आपने इसको रिजिड को आपने मूव करना है तो इसके अंदर आपने कोई चीज़ आपने लगानी है। ये मेटल की एक स्ट्रिप है मेरे पास, या एक जैसे वायर होती है, ये मेरे पास वायर है, ये मेरे पास मोटी वायर है। लेकिन आपको अगर बारीक वायर भी अगर यहाँ पे मिल जाए तो आप बारीक वायर इसके अंदर आती है, ऐसे रखते हैं। तो जब हम चले, मेरे पास यहाँ पे ये एक मेटल स्ट्रिप है, मैं इस मेटल स्ट्रिप को इसके अंदर रख के इसको क्लोज करूँगा, और ये मैंने इसको क्लोज किया। ये देखें, ये मेरे पास इसको ये क्लोज हुआ, और ये मेरे पास ये टिक टिक की आवाज़ आ गई। ठीक है जी, ये मेरे पास टिक टिक की आवाज़ आ गई। अच्छा, अब क्या करना है, आपने इस लॉक को यहाँ पे इस तरह लेफ्ट साइड पे इसको थोड़ा सा दबा देना है। इससे क्या होगा कि अब ये आपका जो है, ये आप जिस तरह इसको मैं मूव कर सकता था ना, अब ये मूव नहीं होगा, क्योंकि इसने ये लॉक कर लिया है। जैसे हम वर्नियर कैलिपर के अंदर ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ था, यहाँ पे ये लॉक है जो इसको हिलने नहीं देगा, जो इसको मूव नहीं करने देगा। यहाँ पे इस वक्त मैंने एक मेटल स्ट्रिप रखी है, आप इसके अंदर एक वायर भी रख सकते हैं, बारीक सा कोई भी चीज़ जो है उसकी जिसकी थिकनेस मालूम करनी वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये जहाँ पे मैंने मेटल स्ट्रिप रखी है, इसको मैं अगर मैं पीछे करूँ तो ये इस वाले हिस्से को मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं स्पिंडल कहता हूँ। जैसे जैसे इसको मैं घुमाता जाऊँगा ये आगे मूव करता जाएगा। ये मेरे पास इसको क्या कहते हैं हम, ये स्पिंडल कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये इस वाले को हम कहते हैं एनविल कहते हैं। ये एनविल लिखा हुआ ANVL। अब जी ये एनविल क्या चीज़ है, एनविल है जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर लोहे की जो है, जो आयरन शॉप है, वहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ को, पतरी को सीधा करना हो या उसको मोड़ना हो या कट करना हो, तो नीचे एक हार्ड मेटल रखा जाता है। उस हार्ड मेटल के ऊपर रख के उस चीज़ को हम कट करते हैं या उसको उसकी शेप में अंदर लेके आते हैं। तो ये एनल बेसिकली तौर पे ये फुलाद का बना हुआ है। ये एक, जिसे आप कह लें कि ये एक ब्लॉक है जिसके ऊपर, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा, मूव सिर्फ ये राइट साइड वाला कर रहा है, ये वाला मूव नहीं कर रहा। जब इसके अंदर इसको हम रखेंगे तो नीचे वाला और इस दोनों के दरमियान में उसकी वो पकड़ हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, एनवल कहते हैं। ये यू शेप का बना होता है, ये यू शेप है। इसको हम सारे पूरे जो इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं, ये स्क्रू गेज कहते हैं। ठीक है जी। तो ये मेरे पास स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज के अंदर हम इसकी लीस्ट काउंट जब फाइंड करते हैं, तो ये लीस्ट काउंट के बारे में भी यहाँ पे हम इसको रीड आउट कर लें कि लीस्ट काउंट के भी, जब हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट किया था तो हमने वहाँ पे फार्मूला यूज़ किया था, मिनिमम स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे जो हमारे पास हैं, तो इसका जो लीस्ट काउंट इसका मैं फाइंड आउट करूँगा, तो मेरे पास इसकी जो पिच है और जो उसकी जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है, ये डिफरेंट आपके पास इस तरह के मेजरमेंट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास। तो चूंकि 9th क्लास के अंदर हम उसके मुताबिक ही जो न्यू हमारी जो प्रैक्टिकल बुक है उसको हम फॉलो करते जाएंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो होता है पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अच्छा, अब पिच कैसे फाइंड करते हैं, देखें जैसे मैं इसको, मतलब यहाँ पे मेरे पास ये 0 है, ये मैं 0 है, इसको मैं बिल्कुल इसको सारा घुमाता हूँ और वापस फिर 0 आ जाता है। तो ये जिस तरह मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, स्क्रू टाइट कर रहा हूँ, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर स्क्रू लूज करता हूँ तो ये पीछे की तरफ आता हूँ। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, तो देखिए मैं वापस दोबारा फिर 0 के ऊपर आ गया। तो इसने कितना फासला तय किया, इसने 1 मिलीमीटर फासला तय किया, वो उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मेरे पास जो लीस्ट काउंट है फार्मूला है, उसकी फार्मूला है पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है जी। तो पिच मेरे पास क्या है, जब मैंने इसको घुमाया 0 से लेकर वापस दोबारा 0 पे आया, तो 1 मिलीमीटर का उसने फासला तय किया। तो मेरे पास जो पिच है उसे मैंने ये 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल,
आपके पास डिफरेंट तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, किसी के ऊपर 50 लाइनें लगी होंगी, किसी पे 100 लाइन लगी होंगी। चूंकि हमने 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक ही पैटर्न को आगे रखेंगे। अगर 50 के मुताबिक होगा तो आपने 50 के मुताबिक उसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 100 वाला है, तो मैं इसको 100 पे डिवाइड करूंगा। तो हमारे पास जो 9th की क्लास थी वहां पे भी वो 100 वाला यूज किया गया था, तो 1 मिलीमीटर बटा 100। 100 क्या है, ये जो नंबर ऑफ डिविजन हैं यहाँ पे इसके ऊपर जो डिवीजन लगी हुई हैं वो 100 डिवीजन हैं। तो 1 को 100 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आता है 0.01 मिलीमीटर, मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट का नाम है स्क्रू गेज की मदद से धात की पतरी या तार की मोटाई की पैमाइश करें। मेजर द थिकनेस ऑफ ए मेटल स्ट्रिप और ए वायर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज आपने देख लिया, यू शेप है, ये इसे हम क्या कहते हैं, ये रिचेट है, ये थिम्बल मेरे पास है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल के अंदर दरमियान में डेटम लाइन होती है, ये लॉक है, ये यू शेप का इसका फ्रेम है, इसे हम स्पिंडल कहते हैं, और ये वाले को हम लास्ट वाले पे हम एनवल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसका सबसे पहले दरकार सामान देखते हैं। चूंकि आपने किसी भी मेटल स्ट्रिप की या वायर की आपने थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो स्क्रू गेज चाहिए, यही मेन आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद आपको अपरेटस के साथ आपको चाहिए या वायर चाहिए या फिर पतरी चाहिए। तो वायर भी आप ले सकते हैं, या मैं पतरी यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये पतरी को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले पैटर्न सारे का सारा जिस तरह वर्नियर कैलिपर वाला यूज़ किया था सेम टू सेम वही तरीकेकार हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लीस्ट काउंट देखता हूँ। तो लीस्ट काउंट मेरे पास क्या है, लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ओवर पिच, मेरे पास है 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल वो मेरे पास है 100। तो 1/100 मेरे पास आएगा 0.01 मेरे पास आ गया मिलीमीटर के अंदर आ गया। ठीक है जी। जब मैंने इसको क्लोज किया था फुल, जब इसको क्लोज किया था तो मेरे पास ये ऐसे कि टिक की आवाज आ गई। तो जीरो बिल्कुल जीरो के बिल्कुल सामने आता है, जो जीरो डेटम लाइन के बिल्कुल सामने आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी किस्म का एरर नहीं है। अगर ये जीरो पीछे रुक जाता तो पॉजिटिव एरर था, अगर जीरो डेटम लाइन से आगे चला जाता तो वो नेगेटिव एरर था। तो चूंकि मेरे पास जीरो एरर नील है तो मैं यहाँ पे नील लिख देता हूँ, और जीरो करेक्शन भी मेरे पास क्या है, नील है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मेरे पास जीरो एरर होता तो क्या करना था। तो मैं यहाँ पे ये रेड से मैं लिखता हूँ, अगर मेरे पास ये जीरो पीछे मतलब फॉर एग्जाम्पल रह जाता, ये जीरो पहले रह जाता, तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव एरर है। तो मैं यहाँ पे देखता कौन सी लाइन डेटम लाइन के सामने आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास लाइन नंबर 5 आ रही है, 5 नंबर लाइन डेटम लाइन के सामने आ रही है। तो मैं लिखता 5 जब लीस्ट काउंट है 0.01 मल्टीप्लाई करता तो 0.05, ये मेरे पास पॉजिटिव एरर है। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव एरर है जब आपने करेक्शन करेंगे तो फाइनल वैल्यू में से उस वैल्यू को 0.05 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है। तो दूसरा, अगर मेरे पास ये जीरो आगे चला जाता तो फिर हम देखते हैं कौन सी लाइन मिल रही है। फॉर एग्जांपल वो 90 नंबर लाइन मिल रही है, वो जो भी लाइन मिल रही है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते वो मेरे पास नेगेटिव एरर होता, और उस नेगेटिव एरर को जब हमने करेक्शन करना था तो हम उसको प्लस कर रहे होते थे, इस फाइनल वैल्यू के अंदर से प्लस करेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं देखता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे जब इस मेटल स्ट्रिप को मैंने इसके अंदर रखता हूं और मेटल स्ट्रिप को इसके अंदर रख के मैं इसकी जो है थिकनेस को फाइंड आउट करता हूं। एक दफ़ा देखिए मैंने ये दरमियान से रख लिया, दरमियान से रखा, इसको मैंने टिक किया, ये जब टिक हो गया तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने इसको नहीं पकड़ के दबाना, यहाँ से मैंने इसको मूव करना है, ये रिचेट की मदद से। थिम्बल को नहीं आपने पकड़ना, आपने इस रिचेट की मदद से इसको मूव करना है। जब रिचेट में इस तरह टिक टिक की आवाज़ आ गई तो फिर आपने इसको छोड़ देना है, यहाँ से लॉक कर लें। अब यहाँ पे हम मेन रीडिंग नोट करेंगे। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1 मिलीमीटर तक आ रही है, यानी 1 मिलीमीटर वाला निशान आ रहा है, दूसरे मिलीमीटर वाला निशान नहीं आ रहा। अब 1 मिलीमीटर और थोड़ा सा गैप है, वो गैप कितना है वो हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है, वो है 1 मिलीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद है सर्कुलर स्केल का दर्जा जो डेटम लाइन के सामने है, एन हमने मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे लाइन नंबर 39 जो है वो डेटम लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइन नंबर 39 वो डेटम लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है। अब अगला काम क्या करेंगे, ये अब इसको इंस्ट्रूमेंट को साइड पे रख देते हैं जो मेरे पास अपरेटस है। अब 39 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट आपने भी कितना निकाला है, 0.01। 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आता है 0.39, मेरे पास इसकी जो है वैल्यू इसकी आती है जब आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो 0.01 आपने मल्टीप्लाई करना है 39 से।
अब आपके पास ये मेन रीडिंग है, ये आपके पास जो है आपने वो नंबर ऑफ लाइन जो देखी, कौन सी लाइन डेटम लाइन के सामने थी उसको लीस्ट काउंट से मल्टी, यानी कि कुछ हिस्सा जो थोड़ा सा आगे था, यहाँ तक तो मुकम्मल था, तो लेकिन 2 मिलीमीटर वाली निशान नज़र नहीं आ रहा था, तो वो जितना आगे सामने नज़र आ रहा था वो कितना था, वो ये 0.39 है। तो मैं इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो मेरे पास आता है 1 प्लस 0.39, तो मेरे पास फाइनल आंसर आता है 1.39 मिलीमीटर में आता है। क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं है तो यही मेरे पास करेक्शन भी यानी कि करेक्शन नील होने की वजह से तो मेरे पास जो थिकनेस कितनी निकली है 1.39 मिलीमीटर इस मेटल स्ट्रिप की थिकनेस यहाँ पे मिल रही है। अब मैं लॉक को क्लोज करूंगा, लूज करूंगा, रिचर्ड को मूव करूंगा ओपन वाली साइड पे, और दूसरी साइड पे इसकी जो है मैं वहां पे इसको दूसरी साइड से इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। टिक हुआ, आपने इसको छोड़ देना है। अब आपने वैल्यू को फाइंड करना है। अभी भी आपको 1 मिलीमीटर वाला निशान नजर आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ 1 मिलीमीटर। अब जो लाइन मेरे पास मिल रही है, यहाँ पे मेरे पास लाइन नंबर 44 मिल रही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 44। अब 44 को मैं लीस्ट काउंट से 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.44 आंसर आया। अब ये मेन स्केल है, ये जो फ्रैक्शन है जो ऐड हुई है, तो 1 और 0.44 ऐड करेंगे, 1 प्लस 0.44, तो मेरे पास आता है 1.44 मिलीमीटर। और यही मेरे पास करेक्शन, चूंकि एरर नील था तो मेरे पास लिख देंगे 1.44। यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास एरर होता प्लस में, जैसे मैंने 0.05 अभी यहाँ पे आपको समझाने के लिए किया था, तो ये पॉजिटिव एरर था, तो मैंने इस 1.44 में से ये 0.05 को माइनस कर देना था। एरर पॉजिटिव है लेकिन यहाँ माइनस करेंगे, एरर नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे, तो उल्ट करेंगे हम यहाँ पे। अब तीसरे नंबर पे मैं दोबारा फिर रिचर्ड को मूव करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब मैं दूसरी साइड से इसको, ये यहाँ से इसको मैं यहाँ जितना इस साइड पे रख के मैं इसको ये क्लोज करता हूँ। ये टिक टिक की आवाज़ आई, आपने इसको छोड़ देना है। 1 मिलीमीटर का निशान आ रहा है। अब जो मेरे पास यहाँ पे जो लाइन आ रही है वो लाइन नंबर 41 जो है वो डेटम लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है, तो 1 मिलीमीटर वही है, और जो लाइन नंबर आ रही है वो है 41 डेटम लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है। तो 41 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 से और मेरे पास आता है 0.41। अब ये मेरे पास है फ्रैक्शन है और ये मेरे पास मेन रीडिंग है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 प्लस 0.41 ऐड करने के बाद आता है 1.41 मिलीमीटर, और 1.41 को आपने इस तरह, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई, चूंकि इसके अंदर किसी किस्म की एरर नहीं था। आपने इसी मेटल स्ट्रिप को यूज किया और 3 दफा आपने, एक दफा एक साइड से, दरम्यान में से दूसरी साइड से आपने इसको आपने इस सिक्रू गेज के अंदर आपने इसको एडजस्ट किया, फिक्स किया, और आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो आपने 3 वैल्यूज यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं। 1.39 मिलीमीटर में ये सारी तीनों वैल्यूज मिलीमीटर के अंदर आ रही हैं। 1.44 मिलीमीटर, 1.41 मिलीमीटर आ गया। अब आपने इनकी थिकनेस, मीन थिकनेस निकालनी है, औसत मोटाई निकालनी है, तो मेरे पास आता है 1.39, 1.44 और 1.41। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास आता है 1.41 नहीं 1.41 चलें, प्लस 1.44, ये नहीं, इसको दोबारा करते हैं, 1.39 प्लस 1.44 और प्लस में आ गया 1.41। तीनों को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास फाइनल इसका वैल्यू निकलती है 4.24। अब डिवाइड करेंगे 3 पे, डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास निकलती है 1.4133। आगे इसके आगे 3 कंटिन्यू है, तो मैं इसको यहाँ तक इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मेरे पास जो मीन थिकनेस वैल्यू जो निकल रही है वो 1.41 मिलीमीटर निकल रही है। अब रिजल्ट लास्ट पे लिख देंगे कि पतरी या तार की जो औसत मोटाई हमारे पास निकली है 1.41 मिलीमीटर है, और इंग्लिश में लिखेंगे थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप इज 1.41 मिलीमीटर है। प्रैक्टिकल आता है, कोई भी प्रैक्टिकल आता है, आपको एग्जामिनर साहब से आपने पूछ लेना है कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर राइट डाउन करनी है। लास्ट टाइम प्रैक्टिस ये थी कि प्रोसीजर शामिल होता था, इस दफ़ा प्रैक्टिस है कि शायद प्रोसीजर शामिल ना हो। अगर प्रोसीजर शामिल ना हुआ तो आपने परफॉर्मेंस करनी है, और ये जस्ट यही चीज़ें आपने जो लिखी हुई हैं कि ऑब्जर्वेशन के अंदर जो आपने ये उस वक्त मौके पर जो एग्जामिनर साहब हैं उनसे आपने डिस्कस करके कि कौन सी चीज़ें आपने यहाँ पर राइट डाउन करनी है। अगर वो कहते हैं दरकार सामान लिखना है तो वो लिख दें, अगर इसके मार्क्स रूब्रिक्स के अंदर शामिल हैं। तो इस तरह आपने सिक्रू गेज की मदद से किसी भी मेटल स्ट्रिप की आपने जो है थिकनेस को फाइंड आउट किया। आपने ये रिचट है, थिम्बल है,
मेन स्केल है, उसके दरमियान में बिल्कुल सीधी लाइन डेटम लाइन है, मेरे पास ये लॉक है, ये यू शेप का इसका फ्रेम है, इसे हम कहते हैं स्पिंडल कहते हैं, इसे हम एनवल कहते हैं। आपने जब इसको क्लोज करना है तो आपने यहाँ से रिचेट को पकड़ के मूव करना है। आपने इसको क्यों नहीं मूव करना पूछा जा सकता है। अगर आप इसको मूव करेंगे तो मे बी आप जब ज़्यादा जोर लगाएंगे तो जीरो, जब आप बिल्कुल फुल क्लोज करेंगे तो जीरो आपका आगे चले जाएगा, और आपकी जो इसके अंदर भी जिस तरह एक स्क्रू होता है, स्क्रू के ऊपर जो चूड़ियाँ होती हैं बिल्कुल वही इसी तरह इसके ऊपर भी हैं। तो जब आप इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो उसके ख़राब होने का खदशा है। तो आपने वन बाय वन इनकी वैल्यूज़ को एक दफ़ा इस साइड से, एक दफ़ा इस साइड से, एक दफ़ा इस साइड से, तीनों साइड से आप लेंगे, तीनों की मीन वैल्यू लेंगे। मीन वैल्यू लेने के बाद जो इस तरह मेरे पास इस मेटल स्ट्रिप की जो मीन वैल्यू पे जो थिकनेस मेरे पास जो मिली है वो मेरे पास है 1.41 मिलीमीटर है। अच्छा, यहाँ पे ये भी ख्याल रखिएगा कि जब एक्सपेरिमेंट वाले दिन आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ वाला जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है आपकी स्क्रू गेज से मेजर की गई जो थिकनेस है और उसकी जो मेजर की गई थिकनेस है दोनों सेम है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मे भी शायद आपके पास ज़रा थोड़ी सी हार्ड वाली है, मतलब आपके पास जो मेटल स्ट्रिप है, एक जो आपके साथ स्टूडेंट है उसके पास मे बी वायर हो, मे बी उसके पास जो थर्ड पर्सन है या स्टूडेंट है उसके पास जो है मेटल स्ट्रिप उससे ज़रा मज़ीद उसके थोड़ी सी बारीक वाली हो। तो इसलिए इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसकी थिकनेस इतनी है, ये अगर मैं तार यूज़ करता हूँ इस तार की थिकनेस और होगी, मैं कोई और चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं ये मेरे पास है ये डी है, मैं इसको जब इसके अंदर रख के इसकी थिकनेस मालूम करता हूँ तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इस तरह आपके जो इंस्ट्रूमेंट है आपने उस इंस्ट्रूमेंट और इस तरीक़ेकार को यूज़ करते हुए आपने मेटल स्ट्रिप या वायर को आपने स्क्रू गेज से मदद से आपने उसकी थिकनेस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 1.3 ये 9th क्लास में आता है, उसके पैटर्न के अंदर है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू प्रैक्टिकल के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।